अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है डैट इज़ फिज़िकल थेरेपी इंटरवेंशंस ऑफ स्ट्रोक। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेटजीज़ टू इम्प्रूव मोटर लर्निंग। इसमें क्या होता है कि इसमें मोटर लर्निंग प्रोग्राम आता है। उसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो हमारा टास्क होता है उसको हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, और टास्क को डिवाइड करके हम उसके अंदर से मिसिंग कंपोनेंट्स फाइंड आउट करते हैं। जब हम मिसिंग कंपोनेंट्स को फाइंड आउट कर लेते हैं उसके बाद हम उन मिसिंग कंपोनेंट्स की प्रैक्टिस करवाते हैं। ठीक है, ये सब प्रैक्टिस प्रोग्राम के अंदर आता है। फिर हमने क्या करना है कि उन मिसिंग कंपोनेंट्स को दूसरे कंपोनेंट्स के साथ प्रैक्टिस करवाना है। फिर पहले हमने सिंगल मूवमेंट करवानी है, उसके बाद हमने दूसरी मूवमेंट प्रैक्टिस करानी है। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने कंबाइंड मूवमेंट की प्रैक्टिस करवानी है। इसके थ्रू हम पूरा टास्क जो है वो पेशेंट को रीलर्न करवा रहे होते हैं। ठीक है, ये है मोटर रीलर्निंग प्रोग्राम। उसके बाद इसके अंदर आ जाता है कि इंटरवेंशंस टू इम्प्रूव सेंसरी फंक्शन, इंटरवेंशंस टू इम्प्रूव हेमिनोप्सिया एंड इंटरवेंशंस टू इम्प्रूव यूनिलेटरल निगलेक्ट। अच्छा, हेमिनोप्सिया और यूनिलेटरल निगलेक्ट के लिए हम कौन सी स्ट्रेटजीज़ यूज़ करते हैं? दोनों को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, यूनिलेटरल निगलेक्ट के अंदर जो हाफ साइड की फील्ड है ना वो आउट होती है। ठीक है, यूनिलेटरल निगलेक्ट के अंदर लेटरल साइड पे जो आपकी चीज़ें होती हैं वो आप उसको पेशेंट निगलेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो जो आपकी वीक या पैरेटिक साइड होती है मोस्टली उसी को पेशेंट निगलेक्ट कर रहा होता है। तो आप ये करते हो कि उसके हाथ के ऊपर रेड रिबन बांध देते हो। ठीक है, या कंट्रास्ट कलर्स यूज़ करते हो। ठीक है, उससे क्या होता है कि लेटरल साइड पे या जो लाइन बनाते हो पेशेंट को लेटरल साइड पे चलाते हो। ठीक है, ब्राइट कलर्स यूज़ करते हो, ब्राइट लाइट यूज़ करते हो। उससे होता क्या कि पेशेंट उन पर फोकस करता है। आपने पेशेंट को कहना होता है कि उसने इन कलर्स पे, रेड कलर्स, ब्राइट कलर्स या कंट्रास्ट कलर्स जो आपने यूज़ किए हैं उसको कहना है कि आपने इस पर फोकस करना है। ठीक है, अच्छा मतलब फॉर एग्जांपल हम पेशेंट को कहेंगे कि हम इस हाथ की मूवमेंट करवा रहे हैं और इसके ऊपर जो रेड कलर का रिबन बांधा हुआ है तुमने उस पर फोकस करना है। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि जब वो रिबन बंधा होता है ना तो पेशेंट उस पर फोकस करता है। फोकस करने से क्या होता है कि उसकी वो जो एक्सट्रीमिटी है वो निगलेक्ट में नहीं जाती। ठीक है, या हम क्या करते हैं कि जिस साइड पे उसकी लेटरल फील्ड कम है उस साइड पे पॉइंटर रख के उसको डिफरेंट ट्रेनिंग्स करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मिरर थेरेपी। ठीक है, एक तो हमने स्ट्रेटजीज टू इम्प्रूव मोटर लर्निंग के अंदर मोटर रीलर्निंग प्रोग्राम देखा। अब हम देखते हैं कि मिरर थेरेपी। मिरर थेरेपी क्या होती है? मिरर थेरेपी ये होती है कि एक बॉक्स होता है, उसके अंदर आप अफेक्टेड हैंड को उस बॉक्स के अंदर रख देते हो। ठीक है, बाहर उसके मिरर लगा होता है और दूसरी साइड पे आप उसके अपना नॉर्मल हैंड रखते हो। इससे क्या होता है कि जब आप पेशेंट अपना नॉर्मल हैंड मूव करेगा तो क्या होगा, मिरर के सामने मूव करेगा। ठीक है, मिरर के सामने जब वो अपना नॉर्मल हैंड मूव करेगा तो उसको लगता है कि उसके जो अफेक्टेड हैंड है या जो वीक हैंड है वो मूव कर रहा है। तो ये मिरर थेरेपी होती है कि आप उस एक्सट्रीमिटी की जगह मिरर रख देते हो। वीक एक्सट्रीमिटी की जगह या अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी की जगह आप मिरर रख देते हो। इस तरह हम लोअर एक्सट्रीमिटी की भी करवा सकते हैं मिरर थेरेपी। उसमें भी क्या करते हैं कि पेशेंट को खड़ा करके साइड पे मिरर होता है। ठीक है, और आगे उसके लेग को मूव करते हैं मिरर के आगे। तो और वो देखता है कि उसकी लेग मूव कर रही है, उसको लगता है कि उसकी जो नॉर्मल साइड की जो लेग है वो मूव कर रही है। ठीक है, मतलब हम ब्रेन को धोखा देते हैं कि आपकी एक्सट्रीमिटी जो है वो ठीक है, क्योंकि ये सारे ही आपके पास जो ना स्टिमुलस होते हैं। ज़रूरी नहीं कि स्टिमुलस टच का स्टिमुलस हो, हम इस तरह का विजुअल स्टिमुलस भी दे सकते हैं। ठीक है, मिरर थेरेपी के अंदर हम विजुअल स्टिमुलस दे रहे होते हैं। तो जब ये विजुअल स्टिमुलस जाता है तो ब्रेन को लगता है कि मेरा ये पार्ट बिल्कुल ठीक है, तो वो उस पार्ट को मूव करता है। ठीक है, वो पार्ट फिर निगलेक्ट भी नहीं जाता, ना ही डिनाइल में जाता है। ठीक है, और आपका ब्रेन अपने आप को उस तरीके से अडेप्ट करने की कोशिश करता है कि ये पार्ट मूविंग के अंदर है। ठीक है, और बिल्कुल ठीक पैटर्न जाके आपके ब्रेन के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाता है। हम जो भी मूवमेंट करते हैं उसका जो पैटर्न है वो हमारी मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाता है। ठीक है, हम उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, सब हर चीज़ का पैटर्न जो है ना वो हमारे ब्रेन के अंदर स्टोर है। छोटे होते से हमें ये चीज़ें सिखाई गई हैं और वो पैटर्न अब तक हमारे ब्रेन के अंदर स्टोर है। तो हम क्या करते हैं कि मिरर थेरेपी के अंदर हम अपने ब्रेन के उस पार्ट के अंदर वो वाला पैटर्न जो स्टोर करवा रहे होते हैं। ठीक है, अब हम मिरर थेरेपी के अंदर ब्रेन के अंदर वो पैटर्न दोबारा स्टोर करवाते हैं। ठीक है, तो फिर बाद में
जब मूवमेंट पेशेंट करने की कोशिश करेगा तो ब्रेन अपने स्टोर्ड पैटर्न को यूज़ करेगा, तो आपकी ट्रेजेक्टरी ऑफ मूवमेंट को ईज आउट करेगा और सही वाली मूवमेंट परफॉर्म करने में हेल्प आउट करेगा, क्योंकि मिरर थेरेपी के थ्रू हमने पैटर्न जो है वो स्टोर करवा दिया था। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है क्लोज एंड ओपन इन्वायरमेंट। मीन्स हम इन्वायरमेंट को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ आपकी ट्रेनिंग और तरह की होती है, ग्राउंड में और तरह की ट्रेनिंग होगी, और तरह के इन्वायरमेंट के थ्रू हम सारी चीज़ें चेंज करते हैं उसमें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरवेंशंस टू इम्प्रूव सेंसरी फंक्शन। इसमें क्या होता है कि सेंसरी रीट्रेनिंग होती है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर भी जो है ना मिरर थेरेपी आ रही होती है सेंसरी रीट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर। मिरर थेरेपी क्या होती है मैंने अभी आपको डिटेल में बताया, ठीक है। इसमें भी आपकी वीएन भी साथ में आ रही होती है, सेंसरी भी है। दूसरा आपने इसके अंदर क्या करना होता है कि सेंसरी स्टिमुलेशन देनी होती है। सेंसरी स्टिमुलेशन हम किस तरह दे सकते हैं, कंप्रेशन टेक्निक्स के थ्रू भी दे सकते हैं, ठीक है। कंप्रेशन देते हैं, डिफरेंट टेक्सचर के मटेरियल्स यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और क्या हम इलास्टिक कंप्रेशन दे रहे होते हैं, बैंडेजेस भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और न्यूमेटिक कंप्रेशन भी दे रहे होते हैं हम, इसके थ्रू भी जो है ना वो पेशेंट की सेंसरी इंप्रूव हो रही होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन भी देते हैं टेंस के थ्रू। ये सारी स्टिमुलेशन की टाइप्स हैं। थर्मल भी यूज़ कर रहे होते हैं और मैग्नेटिक सेंसेशंस भी होती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें फिर आप यूज़ करते हो। दूसरा आपके पास क्या होता है कि ये सेंसरी मोटर इंटीग्रेटिव ट्रीटमेंट, सेंसरी मोटर इंटीग्रेटिव ट्रीटमेंट आप फीडबैक देने के लिए यूज़ करते हो, ठीक है। फीडबैक देने के लिए यूज़ करते हो, जब आपने कोई एक्सट्रीमिटी मूव करनी है तो आप उसको टैप करते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल पेशेंट को कहना है कि शोल्डर मूव करना है, तो उसके हम शोल्डर के ऊपर टैप करके कहते हैं कि इसको उठाओ, ठीक है। या हम उसे कहते हैं कि फिंगर्स को मूव करो, शोल्डर को ऊपर उठाओ। ये सारी जो है ना क्या होता है कि जब आप मोटर को करवा रहे होते हो तो उसके साथ सेंसरी को भी इंटीग्रेट करवाते हो, ठीक है। तो ये सेंसरी मोटर इंटीग्रेटिव ट्रीटमेंट आ जाती है कि मोटर के साथ हम सेंसरी को भी इंटीग्रेट करवा रहे होते हैं। नेक्स्ट है सेंसरी ऑगमेंटेशन। ये इसमें क्या होता है कि नॉर्मल फंक्शनल मूवमेंट्स के अंदर भी हम सेंसरी ऑगमेंटेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। नॉर्मल फंक्शनल मूवमेंट्स के अंदर भी हम सेंसरी ऑगमेंटेशन यूज़ करते हैं। इन सारे क्यूज से आपकी मोटर और सेंसरी लर्निंग दोनों इंप्रूव होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरवेंशंस टू इम्प्रूव हेमिनोप्सिया एंड यूनिलेटरल निगलेक्ट। इसमें क्या होता है, लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ कॉन्ट्रालीजनल साइड, ठीक है। पेरिटिक साइड को जैसे मैंने भी पहले बताया कि आप कोई रिबन बांध देते हो या उस पर कॉन्ट्रास्ट कलर यूज़ करते हो, या अगर अपना कोई एक्सट्रीमिटी से चलना है जो कि पेरिटिक एक्सट्रीमिटी है, वीक एक्सट्रीमिटी है, तो जो लाइन आप ड्रॉ करते हो, फुटस्टेप्स जो रखते हो वो ब्राइट कलर के रखते हो, ताकि जब वो कदम रखे तो उसे रिमाइंडर रहे, ठीक है, उसका वो पार्ट निगलेक्ट में ना जाए। तो उसकी जो है अवेयरनेस हमने रखनी होती है, ठीक है। अवेयरनेस उसकी एनवायरनमेंट के लिहाज से भी रखनी है, ठीक है। अवेयरनेस अबाउट द एनवायरनमेंट के लिहाज से भी रखनी है। ऑफ पेरिटिक लिम्ब, पेरिटिक साइड की आपने ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस करनी है, ठीक है। कॉन्ट्रालीजनल साइड मीन पेरिटिक साइड, तो पेरिटिक साइड की हमने ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस करवानी होती है। यूनिलेटरल नेगलेक्ट का मसला होता है तो आपने बॉडी को डिनाइल में नहीं जाना है, क्योंकि ये आपका ही पार्ट है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सराउंडिंग इन्वायरमेंट की अवेयरनेस पेशेंट को दिलवानी होती है। ये आता है यूनिलेटरल निगलेक्ट के अंदर, ठीक है। ये वही है कि रेड रिबन अटैच कर देते हैं, पहले भी मैंने आपको बताया। उसके बाद इसके अंदर आ जाता है इंटरवेंशंस टू इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी एंड जॉइंट इंटेग्रिटी, ठीक है। इसके अंदर आ रही होती है एक्टिव एंड पैसिव रेंज ऑफ मोशन, ठीक है। एक्टिव और पैसिव रेंज ऑफ मोशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइनर्जी पैटर्न की। मोस्टली स्ट्रोक के अंदर जो साइनर्जी पैटर्न डेवलप हो रहा होता है वो फ्लैक्शन साइनर्जी का होता है, ठीक है। इसके अंदर एक अबनॉर्मल पैटर्न डेवलप हो जाता है स्ट्रोक में, ठीक है। बॉडी जो है नॉर्मली फ्लैक्शन एनर्जी में जाती है, एक्सटेंशन एनर्जी के अंदर भी जा सकती है, लेकिन वो रेयर केसेस के अंदर जाती है, और वो तब जाती है जब आपका ग्लासगो कोमा जो स्केल है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाए, ठीक है। उसमें क्या होता है कि उसमें बॉडी डी कोटिकेट या डी सेरिब्रेट पोस्चर में भी जा सकती है। डी कोटिकेट में फ्लैक्शन में और एक्सट्रीमिटी एक्सटेंशन में जाएगी, और डी सेरिब्रेट में फुल बंदा एक्सटेंशन में होता है, ठीक है। और ये जो एक्सटेंशन स्ट्रेटजी है ये लेटर स्टेजेस में जाके होती है, वरना स्ट्रोक में बंदा फ्लैक्शन स्ट्रेटजी के अंदर ही जाता है। और वो क्या करता है कि वो अपनी सारी बॉडी को अक्रॉस द वो अपनी सारी एक्सट्रीमिटीज़ को अक्रॉस द मिडलाइन लेके जाता है, एडक्शन में ले जाता है, इंटरनल रोटेशन होती है और प्रोनेशन होती है, ठीक है। तो जब आपने इंटेग्रिटी या जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करवानी है तो आपने ये कोशिश करनी है
क्या आपने वो सिनर्जी पैटर्न ब्रेक करना है, ठीक है। सिनर्जी पैटर्न ब्रेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं D2 PNF पैटर्न, ठीक है। सिनर्जी पैटर्न को ब्रेक करने के लिए हम D2 PNF पैटर्न यूज़ करते हैं फ्लेक्शन सिनर्जी के अंदर। और हमने जब स्ट्रेचिंग के लिए कौन सा पैटर्न यूज़ करना है, उसके लिए हमने D2 PNF पैटर्न यूज़ करना है, ठीक है। और स्ट्रेंथनिंग के लिए हमने दोनों D1 और D2 पैटर्न यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप पैरालिसिस थ्रू आउट है पेशेंट को, तो स्ट्रेंथनिंग आपको पूरी करवानी होती है। लेकिन अगर आप स्ट्रेचिंग की बात करो तो ओपन आर्म आप करवाओगे, ठीक है। आपने ज़्यादा ओपन वाली मूवमेंट पेशेंट को परफॉर्म करवानी है स्ट्रेचिंग के अंदर, और बॉडी पोजीशंस भी उससे ऐसी बनवानी है जिसके अंदर उसकी पूरी बॉडी ओपन हो, ताकि उसके कॉन्ट्रैक्चर्स डिवेलप ना हो। जब आपने मूवमेंट या रेंज ऑफ मोशन करवानी है, एक्टिव भी करवानी है, तो आपने कोशिश करनी है कि एक्सटेंशन वाली ज़्यादा करवाओ फ्लैक्जन की निस्बत, क्योंकि फ्लैक्जन में ऑलरेडी से एनर्जी डिवेलप हो रही है। और फ्लैक्जन में भी आपने फोकस करना है जब वो फ्लैक्जन एनर्जी में ज़्यादा जाएगा पेशेंट, ठीक है। मेन काम आपका जो है वो यहाँ पे एनर्जी पैटर्न को ब्रेक करना है।